हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, वैदिक गणित जो है इसमें 4 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं अपन। वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल। यानी कि एक तो हो गया स्क्वायर, एक हो गया आपके पास में क्यूब, एक हो गया स्क्वायर रूट और एक हो गया आपके पास में क्यूब रूट। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है इसके वैदिक गणित के अंदर आते हैं। अब वैदिक गणित में होता क्या है कि ये जो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालते हैं अपन, इसमें जो है इन्हीं ट्रिक्स को जो है एक नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं वर्ग निकालने की 5 विधियां हो जाती है वैदिक गणित में। जैसे अगर हम बात करते हैं सूत्र निखिलम हो गया, आधार उपाधार विधि हो गई, हिंदी प्रॉपर हिंदी नाम है इनके। तो उनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ते हैं ना उसको एक नाम दे दिया गया और कुछ नहीं अलग से। तो पहले इनकी जो ट्रिक्स है ना वो ट्रिक्स बताता हूँ, फिर इनके नाम बताऊंगा कि यहाँ ये नाम याद रखना है या यह नाम याद रखना है। तो वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल, ये चारों सीखने के लिए पहले अपने स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल देख लेते हैं, फिर घन और घनमूल देखेंगे अपन। तो अगर हम बात करते हैं वर्ग की, पहली बात वर्ग की, तो आपको 1 से लेकर है ना 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 10 तक के होंगे, 11 से मैं लिख देता हूँ। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का कितना होता है? 13 का क्या होता है? 114 का, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का, 19 का कितना होता है? 361, 20 का कितना होता है? 400, 21 का कितना होता है? 441, 22 का कितना होता है? 23 का 529, 24 का 576 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये 25 तक के स्क्वायर अगर आपको याद हो तो आप 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, पहले मैं तरीका समझा रहा हूँ, फिर मैं नाम भी बताऊंगा क्या क्या नाम याद करने अपन को। तो तरीका क्या बोलता है, एक तो हम लेते हैं बेस नंबर, इसको हम हिंदी में बोलेंगे आधार। और बेस नंबर कौन कौन से होते हैं? 100, 200, 300, इस तरह से लेते हैं अपन, है ना। और एक होता है सब बेस, यानी कि उपाधार। अब उपाधार में हम क्या लेते हैं? 50, 150, 250, 350 ऐसे करके लेते हैं। इनके आधार पे हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 108। अब 108 के नियरेस्ट जो है संख्या कौन सी है? 100। 100 से तुलना करो इसकी। 108 के 100 से तुलना करो, कितना आएगा? 8। अरे 108 के 100 से तुलना करो, कितना आएगा? 8। 8 अधिक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 8 का स्क्वायर लिख देना है। कितना है? 16। फिर 108 में ना 8 जोड़ देना है। 108 प्लस 8 कितना हुआ? 116। 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना है? 64। और 108 में 8 जोड़ देना है, तो 116, 64 आपका आंसर हो गया। यहां से अब 100 के आसपास की, 200 के आसपास, 300, सारी संख्याओं के इसी तरह से कर सकते हैं। बस एक छोटा सा फर्क ध्यान रखना है। पहले इसको थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। मान लो अगर आपको 123 का स्क्वायर निकालना होता, तो ये नंबर 100 से कितना बड़ा है बताओ? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। हासिल में कितना जाएगा? 5। इतना कर लिया। 123 में चूंकि 100 से 23 बड़ा है तो इसमें भी 23 जोड़ दो। 123 प्लस 23 कितना होगा? 146। 146 प्लस 5 कितना हुआ? 151। तो आपका आंसर कितना आएगा? 15,129। यही चीज़ अगर आप जो है वो 94 पे भी लगाओगे तो भी लगेगी। तो ये नंबर 100 से बड़ा है कि छोटा है? कितना छोटा है? 6 का स्क्वायर 36 लिख दो। और 6 छोटा है तो इसमें से भी 6 कम कर दो।
बताओ 94 में से 6 कम करो कितना आएगा? 88। ये आपका आंसर। तो अगर ये 100 से 6 छोटा है तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, और 6 इसमें से कम किया कितना है? 88। अगर मान लो हम बात करते हैं इस नंबर की, बताओ ये नंबर 100 से कितना बड़ा है या छोटा है? कितना छोटा है? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 18 का स्क्वायर 324। अच्छा, एक बार में हमेशा 2 अंक लिखते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अगर 3 अंकों की संख्या आ रही है तो 2 अंक लिखो और एक हासिल में चला जाएगा। तो 18 छोटा है तो 18 का स्क्वायर 324 का 24, हासिल में 3। अब इसमें से भी 18 कम करो, 82 माइनस 18 कितना है? 64। 64 में 3 हासिल का जोड़ो कितना है? 67। तो आंसर कितना आएगा? 6724। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 91 का निकालना है 91 का, तो 100 से कितना कम है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? और इसमें से भी कितना कम करोगे? 9। कितना आएगा? 82 81। ठीक है, 100 के आसपास के नंबर का इस तरह से निकाला। अब यहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 100 का मतलब होता है 100, और 200 का मतलब क्या होता है? 200, और 300 का मतलब 300, 700 का मतलब क्या होगा? 700। तो अभी इसका भी यूज करेंगे अपन। ये समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे दशमलव वाली संख्या भी ले लेता, मान लो जो अगर मुझे 8.4 का वर्ग पूछा आता, तो बताओ मैं तुलना किससे करता? 100 से। पॉइंट देखता ही नहीं। 84 जो है 100 से कितना कम होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? हासिल में कितना जाएगा? और इसमें से भी 16 कम करो, 84 माइनस 16 कितना हुआ? 68। 68 ही हुआ। 2 हासिल का है तो जोड़ दो, 68 प्लस 2 कितना हुआ? 70। यहाँ दशमलव कितने के बाद है? 1 का दुगना कितना हुआ? 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 1 और 2, 2 के बाद दशमलव लगा दिया, आंसर कितना आएगा? 70.56 का। अब जैसे ये तो मैंने 100 के आसपास का लिया, अगर मैं 50 के आसपास लेता हूं, 50 के निकट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां पे ये होगा, देखो समझो, मान लीजिए मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है। अब 50 का मतलब होता है, 50 का मतलब क्या होता है? आधा 100। अरे 50 का मतलब क्या होता है? आधा 100। तो इससे वर्ग कैसे निकालेंगे? इसकी तुलना 100 से तो नहीं कर सकते ना, किससे करेंगे? 50। कितना अधिक है बताओ? ये सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा? फिर चूंकि 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 54 प्लस 4 कितना हुआ? 58 का आधा भी करना है, ध्यान रखना। 58 का आधा कितना हुआ? 29। तो आंसर कितना आएगा? 2916। आधा क्यों किया? क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं? आधे 100 से। 50 से तुलना कर रहे हैं ना, तो आधे 100 से तुलना कर रहे हैं, तो आधे से गुणा भी करना पड़ेगा। अगर वहीं पे जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है, बताओ ये 50 से बड़ा है कि छोटा है? कितना? तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? 81। और 9 कम है तो इसमें से भी 9 कम करना पड़ेगा, 41 माइनस 9 कितना आया? और 32 का क्या करना पड़ेगा? आधा। 32 का आधा कितना है? 16। 1681। अगर मान लीजिए मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से बड़ा है ना? कितना बड़ा है बताओ? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 14 का स्क्वायर 196 का 96 हासिल में, और 14 बड़ा है तो इसमें 14 जोड़ोगे, बताइए 64 प्लस 14 कितना हुआ? 78। 78 लिखना है कि 78 का आधा? 78 का आधा कितना हुआ? 39। 39 और एक हासिल का भी तो है, तो आंसर कितना आएगा? 4096। ठीक है, इसमें कोई समस्या? तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मैं 29 भी लेता हूं, बताओ 29 जो है वो 50 से बड़ा है कि छोटा है? कितना छोटा है? 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। हासिल में कितना गया? और 21 छोटा है तो इसमें से भी 21 कम करो, 29 में से 21 कम करो, कितना आएगा? 8। 8 का भी क्या करना पड़ेगा? आधा। कितना आया? 4। 4 और 4 कितना हुआ? बताओ, देखो 29 का स्क्वायर 841 ही होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अभी अपन ने मुश्किल से 10 मिनट में जो है ना वो 125 तक के स्क्वायर निकालना सीख लिया है, 1 से लेकर 125 तक के निकालना सीख लिया। आप कोई भी देखो, जैसे अगर मान लो मैं लेता हूँ 67, बताओ 67 की तुलना किससे करोगे? 67 की तुलना 50 से। 17 का ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर 289 का 89, 2 हासिल में। 17 ज़्यादा है तो 67 में 17 जोड़ो 84, उसका आधा कितना हुआ? 42, और हासिल में कितने थे? 2। 44। 44 89 आपका आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें बिना पेन चलाए कर सकते हो। अभी अपन ने 125 तक देखा, अब बड़े नंबर की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अब ध्यान सुनना, बताओ यहाँ तुलना किससे करोगे? 200 से।
जब आधे 100 से कर रहे थे तो आधे से गुणा कर रहे थे, जब 2 100 से करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, जब 300 से तुलना करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे की वैसी रहेगी। बताइए 200 से कितना बड़ा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अच्छा 209 में 9 जोड़ेंगे, 200 कितना 18, और गुणा किससे करेंगे तो 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 200 से तुलना कर रहे हैं इसलिए। तो 218 का डबल कितना हुआ, तो आंसर कितना आएगा 43,681। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मुझे 396 का स्क्वायर निकालना है, अब तो तुलना किससे करोगे, 400 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 कम करोगे तो कितना आएगा, और 4 से गुणा भी तो करोगे ना भाई, 4 छोटा है तो 4 कम भी करो और 4 से गुणा भी करो। बताओ 4 दूनी 4 नाम 4 तिया 12 और 3 15, बताओ आंसर कितना आया 1,56,816। किसका स्क्वायर है, 396 का। मान लीजिए मुझे जो है वो 712 का स्क्वायर निकालना है, 712 का स्क्वायर निकालना है। बताओ 700 से कितना बड़ा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, और हासिल में कितना जाएगा, एक। सही है, कोई दिक्कत। 12 बड़ा है तो 12 जोड़ो, 724। 724 को किससे गुणा करोगे, और ध्यान रखना हासिल भी जोड़ना है। हासिल कितना चल रहा है, 1। बताओ 7 चौक 28 और 1 हासिल में। बताओ 7 दूनी 14 और 2 हासिल में, 7 7 49 और 1। बताओ आंसर कितना आएगा 5,06,944। आई चीज समझ में। अब यहाँ पे जो है ये तो समझ में आएगी। अगर मान लो 700 से तुलना कर रहे हो तो 7 से गुणा होगा, 9 से तुलना कर रहे हो तो 9 से गुणा होगा, 1000 से तुलना कर रहे हो तो 10 से गुणा होगा। भाई 1000 का मतलब क्या होता है 10 100, तो गुणा भी किससे करोगे 10 से। इसे मान लीजिए अभी अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे जो है ना इससे गुणा कर, इसका मान निकालना है। छोटी संख्या लेते हैं पहले, 143 ले लेते हैं। बताओ 143 की तुलना ना तो 100 से होगी ना 200 से होगी, किससे होगी, 150 का मतलब था 150, तो गुणा किससे करेंगे 1.5 से, 3/2 से गुणा करेंगे। तरीका सेम है एक जैसा ही, बस ये ध्यान रखना है। तो 143 जो है 150 से कितना छोटा है, 7। हाँ भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है, और 7 इसमें से भी कम करो 136, और गुणा किससे करना है बताओ 1.5 से। अरे 150 केस में 1.5 से गुणा करेंगे, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 8 बार, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20। बताओ आंसर कितना आएगा 20,449। सही है भाई, जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी गणना बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर हम बात करते हैं कि मान लो मुझे जो है वो 257 का वर्ग निकालना है, किससे तुलना करोगे 250 से, तो गुणा भी किससे होगा 2.5 से। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, 2.5 का मतलब 5/2। बताओ 250 से कितना बड़ा है, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 तो ये आएगा ही आएगा। और 7 बड़ा है तो 7 जोड़ो, सही है क्या, जोड़ दिया, और गुणा किससे करेंगे 2.5 से। 2 से काटा 132 बार। बताओ 5 दूनी 13 5 65 और 1 66, आंसर कितना आएगा 66,049। तो ऐसे आप 1000 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। हाँ भाई आई कैसी समझ में है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ट्रिक है जो ध्यान रखना है। अब इन्हीं को क्या होता है कि ट्रिक तो हो गई है कि वर्ग कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, वो सब तो अपन ऐसे समझ लेते हैं। एग्जाम में क्या करता है, वो सिर्फ नाम पूछता है कि अनुरूपण विधि में कितने खंड होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, निखिलम सूत्र निखिलम में कितने स्टेप होते हैं। भाई वो ये नहीं पूछेगा कि दी गई संख्या का सूत्र निखिलम से वर्ग निकाल के बताओ। वर्ग तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना। मैं अगर मैं कहूँ बताओ 396 का सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करो, तो आंसर में तो यही दे रखा होगा ना 1,56,000। तो सूत्र निखिलम लगाएं चाहे अनुरूपण लगाएं, उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सवाल क्या पूछेगा कि बताओ अनुरूपण विधि में कितने खंड होते हैं, ठीक है, या फिर पूछेगा सूत्र निखिलम में दूसरे खंड में क्या मान प्राप्त होगा। तो वहां पर वो पढ़ना जरूरी है अपन को, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, फिलहाल तो इनको उतार लो।
आगे कर दूं इसको। उतार लिया होगा, इनको उतार लेना। बढ़े आगे। अब देखो वैदिक गणित में इनको क्या नाम दिए गए हैं, वो विधियों की बात कर लेते हैं। टोटल 5 विधियां हैं वर्ग निकालने की। वैदिक गणित में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो वर्ग निकालना ही है, क्योंकि घनमूल निकालने की कोई तरीका नहीं है। वर्गमूल निकालने की एक भाग विधि बताती है बस, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, घन निकालने की 3 विधियाँ हैं, वर्गमूल निकालने की 5 विधियाँ हैं, वर्ग निकालने की 5 विधियाँ हैं, घन निकालने की 3 विधियाँ हैं, वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं, जिसमें से एक शॉर्टकट होता है और एक भाग विधि होती है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन समझेंगे वर्गमूल निकालेंगे कैसे। तो वर्ग निकालना आएगी अपन को। अब विधियां क्या है, उससे पहले कुछ शब्द याद करने अपन को। एक होता है चरमांक। तो चरमांक का मतलब होता है इकाई अंक। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होता है, चरमांक। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं 2,57,873 का चरमांक क्या होगा, तो इसका चरमांक क्या होगा, 3। ठीक है। तो अगर कभी वर्ड लिखा हुआ दिखे चरमांक, जैसे कई सवालों में पूछ लेता है भाई, वैदिक गणित में सवाल बड़े आराम से आप पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं।
पूछेगा 3,89,776 का चरमांक क्या है, तो क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। ठीक है, चरमांक का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए बस। एक होता है निखिल अंक। तो निखिल अंक का मतलब होता है चरमांक के अलावा संख्या। चरमांक के अलावा जो भी संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? निखिल अंक। जैसे अगर हम बात करते हैं दिए गए सवाल में अगर निखिल अंक क्या होगा, तो निखिल अंक या निखिल संख्या, तो 3 छोड़ दो, तो 2, 5, 7, 8 और 7, इसको क्या बोलते हैं? निखिल अंक। यानी कि संख्या के 2 भाग हो गए, एक हो गया चरमांक और बाकी क्या हो गया? निखिल अंक। चरमांक का मतलब इकाई अंक और उसके अलावा जो भी बचा हुआ क्या कहलाएगा? निखिल अंक। तीसरा होता है परम मित्र या पूरक अंक। पूरक अंक का मतलब होता है वे 2 अंक जिनका योग कितना होना चाहिए? 10 हो। वे 2 अंक जिनका योग कितना होना चाहिए? 10। तो अगर मैं कहूं बताओ 7 का पूरक अंक, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बोलते हैं, 7 का पूरक अंक क्या होगा? 3। और 3 का पूरक अंक क्या होगा? 5 का पूरक अंक क्या होगा? 5। 2 का पूरक अंक क्या होगा? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फोर्थ एक होता है आपके पास में एकाधिकेन। ठीक है, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। तो जैसे मैं ये कहता हूं 7 का एकाधिकेन क्या होगा, तो 7 का एकाधिकेन क्या होगा? 8। इसको ऐसे लिखते हैं, 7 के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है ऐसे, तो ये होता है 7 का एकाधिकेन। और 7 का एकाधिकेन क्या होता है? 8। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें? एक होता है एकाधिकेन पूर्वेण, तो इसका मतलब होता है से पहले एक अधिक। इसका मतलब क्या हो गया? से पहले एक अधिक। तो अगर मैं कहूं कि 47 में 7 का एकाधिकेन पूर्वण क्या होगा? रुको, देखो समझो इसको। अगर आपसे कहा जाए 47 में 7 का एकाधिकेन पूर्वण क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इसको लिखने का तरीका होता है 47 में बताओ 7 से पहले बताओ कौन सा? 4। 4 से एक अधिक, तो इस तरह से डिनोट करेंगे। लिखने का तरीका तो ये होता है कि अगर कहा जाए 47 में 7 का एकाधिकेन पूर्वण, तो लिखने का तरीका ये होता है, तो एक अधिक तो करना है लेकिन 7 का नहीं करना, 7 से पहले वाले का एक अधिक। तो 4 से एक अधिक क्या होता है? तो हमारा आंसर आएगा 57। हाँ भाई, हमारा आंसर कितना आएगा? 57। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि 4 का एकाधिकेन पूर्वण बताओ, दिए गए सवाल में अगर मैं ये कहूं 4 का एकाधिकेन पूर्वण बताओ, तो पहली बात बताओ हमारे पास में 47 जो संख्या है, 4 का एकाधिकेन, 4 से पहले क्या है? अरे है ना, 0 है, और उसका एकाधिकेन पूर्वण बताना है, तो बताओ 0 का एक अधिक क्या होता है? तो 147 आएगा। तो अगर 47 में 4 का एकाधिकेन पूर्वण बताना है, तो 4 से पहले क्या आता है? 0, और 0 से एक अधिक क्या होगा? 1। तो आपका आंसर कितना आएगा? 147। इसमें कोई समस्या? उतारो फिर आगे देखते हैं। अगर
एक मिनट मैं लिख लूँ, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो आप? 391, 393 लिख लिया। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ही संख्या में दो दो अंक समान आएंगे ना, तो फिर अपन कैसे बता सकते हैं कौन से वाले अंक की बात की जा रही है? जैसे मान लो ये ले लिया, हाँ, तो 4 का एकाधिक n पूर्ण पूछेगा तो 9 वाले केस में आएगा ही नहीं कुछ भी। जब भी आपके पास में 9 आएगा तो 9 का एकाधिक n पूर्ण कुछ भी नहीं होगा, फिक्स होता है ये, ठीक है। एकाधिक n पूर्ण सिर्फ वहां तक निकाल सकते हैं जहां प्लस करने पर इकाई अंक एक आ जाए आपके पास, एक अंक की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। बड़े अगला देखो, एक न्यून अथवा न्यूनेन। एक तो ये है, एक आपके पास में ऐसा ही है न्यूनेन पूर्वेण। इसका मतलब होता है से पहले एक कम। अगर हम ये कहें कि 73 में 3 का न्यूनेन क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका होता है 73, बिंदी नीचे आएगी। एकाधिक n में बिंदी कहाँ आती है? ऊपर। और न्यूनेन में बिंदी कहाँ आती है? नीचे। तो न्यूनेन का मतलब होता है एक कम करना है, तो 73 में 3 में से एक कम करना है, तो आंसर कितना आएगा? 72। बस ये आपका आंसर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे न्यूनेन पूर्वण यानी कि से पहले एक कम, तो अगर मैं यही कहूँ 73 में 3 का न्यूनेन पूर्वण क्या होगा, तो पहली बात तो लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा 73 और यहाँ आएगा ये न्यूनेन। 3 से पहले एक कम, तो 7 से एक कम क्या होता है? तो आंसर कितना आएगा? अब 7 का न्यूनेन पूर्वण संभव नहीं है भाई। 7 का न्यूनेन पूर्वण का मतलब 0, 0 का एक कम करोगे तो 9 नहीं आएगा ना। 0 से एक अधिक करोगे तो +1 हो जाता है, लेकिन 0 माइनस 1 क्या आएगा? -1 आता है, 9 नहीं आता है। तो वैदिक गणित में क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए अलग अलग विधियाँ बताई जाती है, ठीक है। जैसे ये जो एकाधिक n पूर्वेण और न्यूनेन वाली विधियाँ हैं, ये भी वर्ग की एक विधि में काम में आती है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी लिमिटेशंस हैं। अगला है
अगला है विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है ऋणात्मक चिन्ह। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि किसी भी संख्या पे विनकुलम लगा हुआ है, इसको हम कई बार 3 बार बोलते हैं, है ना। तो 3 बार जो होता है ना, वो 3 बार में बार तो रिपीटेशन दिखाता है, पुनरावृत्ति दिखाता है कि 3 3 3 3 अनंत बार आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो है ना इस तरह से लिखना होना चाहिए। जैसे अगर मैं यही संख्या ऐसे लिखता है 0.3 में 3 पे बार है, तो इसका मतलब है 0.333333 ऐसे लिखते हैं। ये 3 का बार है। लेकिन अगर 3 पे इस तरह से बार लगा के छोड़ दिया, पॉइंट वॉइंट कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब ये जो है ना विनकलम का साइन है। और विनकलम का साइन क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह। तो इसका मतलब है -3। हाँ भाई, इसका मतलब क्या है? -3। अगर मैं कहूँ माइनस का 57, ये 57 पे विनकलम का चिन्ह लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? तो -57। आई चीज़ समझ में? कोई दिक्कत इसमें? उतार लो इनको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। हाँ भी उतार लिया। तो ये शब्द हैं जो काम में आएंगे। अब बात करते हैं, अभी जो अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा वर्ग ज्ञात करना, तो वर्ग ज्ञात करने की विधियां। तो वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने की 5 विधियां होती है। कौन कौन सी? पहली, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। दूसरी विधि है आनुरूप्यण विधि। तीसरी विधि है सूत्र निखिलम, जिसको आधार उपाधार विधि बोलते हैं। और इसी का एक नाम और होता है, संस्कृत में एक और नाम होता है यावदूनम तावदूनम कृत्य च वर्ग योजयेत। ये सारे संस्कृत नाम। वैदिक को वैदिक गणित की जो ये मान के चलो खोज हुई तो संस्कृत के वैदिक काल में हुई थी। तो उस टाइम पे ये सारे नाम थे, वो तो बाद में अब ट्रिक्स नाम दे दिया इनको। बाकी सारी ये चीज़ें 3 तो विधियाँ ही हो गई। चौथी विधि है आपके पास में द्वंद्व योग विधि। इंग्लिश में नाम नहीं है अभी, इनके हिंदी में नाम है, तभी तो वैदिक गणित है। द्वंद्व योग विधि का नाम होता है
उर्ध्व तिर्यक विधि, एक लास्ट है संकलन व्यवकलन विधि, संकलन व्यवकलन। और इसका एक और नाम है, इसको ईस्ट संख्या विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 विधियां हैं जो वर्ग निकालने के काम में आती है। पहली विधि जो है, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टोटल 5 विधियां हैं। एक तो एक आदिकेन पूर्वण विधि, एक है अनुरोपण विधि, एक है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम के 2 नाम और भी हैं। ठीक है, एक नाम तो है आधार उपाधार विधि, और एक बोलते हैं यावदुनम तावदुनम कृत्य च वर्ग योजियेत। नाम जो है वो है भाई, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, चौथी विधि जो है आपके पास में कौन सी आती है, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। और 5वां नाम है आपके पास में क्या, संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन हिंदी के नाम है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं जोड़ना और घटाना। संकलन का मतलब होता है संकलन करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा किस में करते हैं, जोड़ में। और व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला मेथड है ये। उतारो नाम, फिर एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली इनको कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता दी जाती है। लेकिन एग्जाम में एक छोटी सी चीज़ कभी कभार एक आध सवाल पूछ लिया जाता है इनके स्टेप के ऊपर, तो आपको नाम पता होने चाहिए। पता लगे एक आदिकेन पूर्व ने पूछे और हमें पता ही नहीं है। ठीक है, पढ़ें। तो पहली विधि स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आदिकेन पूर्वण विधि तभी काम करती है जब ये 2 शर्तें फॉलो हो। 2 शर्तें क्या, हाँ एक शर्त फॉलो होनी चाहिए कि इसका चरमांक जो है ना, चरमांक का मतलब क्या होता है, तो बस इकाई अंक 5 होना चाहिए तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। और इसमें कुल जो है, कुल 2 स्टेप या फिर खंड होते हैं। 2 स्टेप की होती है। कैसे काम करती है देखो समझो। मान लीजिए उन्हें 75 लिया और इसका वर्ग निकालना है, तो हमें क्या करना है कि देखो पहली बात तो ये चेक करनी है कि चरमांक 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है 5 का स्क्वायर। बताओ 5 का स्क्वायर कितना है। अच्छा, 5 का एकाधिकन पूर्वण क्या है,
5 का एक आदि केंद्र पूर्वण यानी कि पहले वाले से एक अधिक 7 से एक अधिक क्या होता है 8, तो 7 को आपको है ना 8 से गुणा करना है, ठीक है, 7 को 8 से गुणा करना है, तो 7 8 कितना है 56, ये लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। तो 75 का वर्ग कितना हुआ 5625, यानी कि 5 का वर्ग लिखना है, चरमांक का तो वर्ग लिख देना है, और उससे एकाधिकेन पूर्वेण को लेके और 7 से गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे जो है वो 35 इसका स्क्वायर निकालना है, तो बताइए यहाँ पे देखो 2 स्टेप हुए ना, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, 2 स्टेप हुए तो 2 खंड होते हैं इसके। इसमें भी बताओ 5 का स्क्वायर आएगा कितना आएगा 25, बताओ 5 से एकाधिकेन पूर्वेण क्या आएगा, तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 चौक कितना आया 12, तो आंसर कितना आएगा 1225। अगर हम बड़ी संख्या भी लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि वैसे तो ये बताया गया है कि केवल ये 2 अंकों के लिए काम करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको 2 की जगह 3 अंकों में काम में ले सकते हैं, लेकिन फिर वो एकाधिकेन पूर्वेण नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 125 का वर्ग निकालो, अब 125 का वर्ग निकालोगे तो सबसे पहले 5 लिख दोगे, और 5 से पहले वाली संख्या क्या है 12, 12 गुणा 13 कितना है 156, और 5 का स्क्वायर कितना है 25। लेकिन एकाधिकेन पूर्वेण किसका, एकाधिकेन पूर्वेण तो एक अंक का ही होता है ना, तो 5 का एकाधिकेन पूर्वेण मतलब 2 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक क्या हुआ 3, तो फिर 2 को 3 से थोड़ी गुणा कर रहे हैं हम, तो 12 को 13 से गुणा कर रहे हैं, तो ये एकाधिकेन पूर्वेण है, लेकिन ये नहीं है, हालांकि तरीका वही है, ठीक है। तो वैदिक गणित में यही सिखाया गया कि भाई 2 अंकों की संख्या हो तो काम लेते हैं अपन, ठीक है। हालांकि इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो 315 का स्क्वायर निकालना है, अब 315 वाले केस में बताओ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 31 को किससे गुणा करोगे 32 से, ठीक है। 31 का स्क्वायर होता है 961, 961 प्लस 31 992, तो ये आंसर आएगा 99,225। आई चीज समझ में है, तो ये एक आधिकेन पूर्वेण है। कोई दिक्कत है इसमें उतार लो। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एकाधिकेन पूर्वेण में कितने खंड होते हैं, 2 होते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण कब लगाया जाता है, जब इकाई अंक 5 होना चाहिए, ठीक है। बस ये 2 चीजें काम की आप। बढ़े आगे, ताली होगा। दूसरी विधि पढ़ते हैं। अनुरूपण विधि कब काम करती है, संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या हो, और दूसरी बात जो है 2 अंकों की संख्या हो, और साथ में इसमें समूह या खंड या फिर स्टेप कितने होते हैं, तो 3 स्टेप होते हैं इसमें। और असल में ये जो है ना इससे बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 2ab और प्लस का, इससे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मुझे 73 का स्क्वायर निकालना है, अब इसमें a का मान तो क्या है 7 और b का मान क्या है 3। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करो,
यहाँ पर आएगा 2 गुणा 7 गुणा 3, और यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर। एक बार में एक ही अंक लिखना होता है और दाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इधर से स्टार्ट करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बताओ? 7 या 21, 21 दूनी 42 का कितना लिखेंगे? 42 का 2, हासिल में 4। 7 का स्क्वायर 49 और 4 कितना हुआ? 53। तो आंसर कितना आएगा? 5329। पहला, दूसरा, तीसरा कितने खंड हुए? 3 खंड हुए। हमेशा दाईं से बाईं तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उसमें बीच में प्लस लगा हुआ होता है, और जब भी हम प्लस करते हैं तो दाईं से बाईं तरफ करते हैं। भाई अगर आप याद करो, भाई मैं अगर 745 को 892 से गुणा करूं, बताओ पहले 7 और 8 जोड़ोगे कि 5 और 2 जोड़ोगे? तो बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे, दाईं तरफ से, तो इसलिए उधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार में एक अंक लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद जो बचता है वो अगली में चले जाता है, फिर वहाँ से एक अंक लिखते हैं, फिर अगला चला जाता है आपके पास में। जैसे 94 है, 94 को ऐसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर 2 गुणा 9 गुणा 4, और यहाँ क्या आएगा? अब तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 क्या लिखना है? 6। 16 का 6 लिखना है, एक में चला गया। बताओ 9 चौक 36 दूनी 72, 72 प्लस 1 हासिल का भी तो है 73, 73 का हासिल में बताओ 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, 81 प्लस 7 कितना हुआ? 88। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8836। आई चीज़ समझ में? अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे जो है 68 का स्क्वायर निकालना है, बताओ सबसे पहले किसका आएगा? फिर आएगा 2 गुणा 6 गुणा 8, और आखिरी में क्या आएगा? 8 का स्क्वायर कितना आएगा? हासिल में कितना आएगा? बताओ 8 6 48 दूनी 96, 96 प्लस 6 कितना आया? 102, 102 का हासिल में, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 10 कितना हुआ? 46। तो आंसर कितना आएगा? 46 24। ये है अनुरूपण विधि, याद रहेगा? उतारो। बढ़े आगे। उतार लिया। अगला देखो, तीसरी विधि है सूत्र निखिलम। इसको कि आधार उपाधार विधि बोलते हैं अपन, आधार उपाधार विधि। इसमें देखो आधार जो होते हैं ना, वो होते हैं 10, 100 या 1000 इस तरह से, ठीक है। और उपाधार क्या होते हैं? उपाधार होते हैं आपके पास में 20, 30, 40, 50 इस तरह से, 200, 300, 400, 2000, 3000, 4000, है ना।
आधार तो क्या होते हैं 10, जिस आधार में तो 1 और 0 होती है, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे चलते हैं। और उपाधार इनके गुणज होते हैं। जैसे 10 का गुणज क्या क्या होता है, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सब क्या होते हैं, उपाधार। तो अगर मैं बात करता हूँ उपाधार के बाद में उपाधार अंक की, तो उपाधार अंक बताओ, अगर 10 का गुणज है 20, तो उपाधार अंक क्या होगा, 2। उपाधार अंक क्या होगा, 3, 4, 5। और इधर भी बताओ 100 के गुणज ही तो है ना, तो उपाधार अंक क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से उपाधार अंक होते हैं। इसमें कोई समस्या? अब देखो समझते हैं उदाहरण से। पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके जो समूह होते हैं, इनको कि हम स्टेप भी बोलते हैं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। और संख्या का वर्ग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना है, संख्या लेनी है, उसमें विचलन जोड़ना है, ठीक है, और यहां पे करना है विचलन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला होगा, या फॉर्मूला होगा कि संख्या का स्क्वायर बराबर होगा सेम का सेम, ऐसे लिख दिया, और यहां लिख देना है उपाधार अंक। ठीक है, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुकुलम पढ़ रहे हैं। भाई है ही ऐसी चीजें, तो इसी तरह से पढ़नी पड़ेगी। आप देखो किस तरह से काम करेगी वो समझो। मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूं, उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या ली 13। अब 13 वाले केस में अगर आपको स्क्वायर निकालना है, तो हमारे पास में देखो 13 का स्क्वायर निकालने के लिए संख्या जो हो गई, संख्या तो क्या हो गई 13, इसका आधार कितना हो गया 10, और विचलन होता है 3। विचलन क्या होता है 3। इसमें कोई समस्या? अब देखो उपाधार तो है ही नहीं, छोड़ो, तो उपाधार नहीं है तो जाने दो, उसको इस तरह चलने दो। अब आप बताइए, अगर मैं कहूँ संख्या 13 है, तो सबसे पहले 13 लिखना है, 13 में विचलन जोड़ देना है, और विचलन कितना है तो 3, 3 का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 13 और 3 कितना होता है, आंसर कितना आया 169। आई चीज समझ में? अगर यही संख्या बड़ी होती, मान लो 109 होती, अब की बार बताओ संख्या क्या है 109, विचलन क्या है बताओ 9, और विचलन का स्क्वायर कितना आता है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 109 प्लस 9 कितना हुआ, ये आपका आंसर। आई चीज समझ में? हाँ 9 का स्क्वायर 81। यहाँ एक बार में पूरा अंक जाएगा, एक अंक नहीं आएगा इसमें, इसमें पूरा का पूरा आएगा। इसमें एक बार में 2, क्योंकि आधार अगर 10 है ना, आधार 10 है तो एक बार में एक अंक लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 9 का स्क्वायर 81 आता ना, तो मैं यहाँ पे एक ही लेता। आधार के ऊपर निर्भर कर रहा है। आधार में अगर मान लो 0 एक बार ही है तो एक अंक ही लेना है एक बार में। आधार में अगर 2 अंक 2 0 हैं, बताओ यहाँ पे आधार क्या है 10 है कि 100 है? 100 है, तो 2 में 0 कितनी आती है 2 बार, तो आपको 2 अंक लेना है। अगर मैं आधार 1000 को लेता तो एक बार में कितने अंक ले सकता था 3 अंक। ये चीज समझने वाली है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको उतारो, फिर आगे देखते हैं इसमें उदाहरण और। अभी नहीं है, बाद में पूछना है, अभी क्लास के बीच में, क्लास के बाद में पूछ लेंगे।
ये वही विधि है जो अपन ने स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी ना, कि 50 वाले केस में आधे से गुणा करेंगे, 150 वाले में 3/2 से गुणा करेंगे, 200 वाले में 2 से गुणा करेंगे। तो 200 वाले केस में 2 क्या होता है? उपादार अंक। तो आपको याद हो 2 से गुणा किया था अपन ने, देखो उपादार अंक से गुणा कर रहे हैं 2 से, ठीक है, उतार लिया होगा इसको। अगला देखो, इसमें जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ना 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा इस केस में कि आधार तो 10 है इसका, मैं दी गई संख्या का आधार कितना है? 10। उपाधार कितना है बताओ? उपाधार कितना है? 30। उपाधार का अंक क्या है बताओ? अरे उपाधार का अंक कितना है? 3। और विचलन कितना है बताओ? 4। ठीक है, तो कई बार तो सिंपल से ऐसे पूछ लेता है, बताओ 34 में उपाधार अंक क्या होगा? तो 34 में उपाधार अंक क्या होता है? 3। और ये पूछ रहे थे 34 में उपाधार क्या होगा? 30। 34 में विचलन कितना होगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ, संख्या लिख ली प्लस विचलन लिख लिया और उपाधार अंक से गुणा कर दिया, और यहाँ आएगा विचलन का स्क्वायर। अरे सही है क्या? संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक और विचलन का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है? अब ध्यान दो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन चूंकि उपाधार आधार 10 ही है तो एक बार में एक ही अंक ले सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल में 1। उसके बाद बताओ 34 प्लस 4 कितना हुआ? 38। 38 को 3 से गुणा करो, 114। अरे 38 × 3 कितना हुआ? 114 प्लस 1 कितना हुआ? तो अगर आपको याद हो तो 34 का स्क्वायर 1156 ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अगर हम वहीं पे ये बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है वो 203 का वर्ग निकालना है। अब बताओ 203 प्लस कितना आएगा? 3, और 3 का स्क्वायर आएगा, और साथ में गुणा किससे करोगे? उपाधार अंक अब की बार 2 है ना। अब बताइए, अगर चलो इसको समझने के लिए 203 की जगह 209 लेते हैं। बताइए, यहां पर आएगा 209 प्लस 9, और गुणा किससे करेंगे? 2 से, और यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर। अच्छा, वहां पे 4 का स्क्वायर 16 में 6 लिया, एक ही अंक लिया, कि यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर 81 में एक ही अंक लेंगे क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार क्या है? 100, तो कितने अंक ले सकते हैं? तो 9 का स्क्वायर कितना है? 81। और यहाँ पे 209 प्लस 9 कितना हुआ? 218। 218 का डबल कितना हुआ? 400। ये आपका आंसर 43,681 आएगा। कर लोगे? उतार लो इसको। फिर अगली विधि देखते हैं। क्या हो गया? बढ़े आगे? 3 विधियां होंगी, चौथी है द्वंद्व योग विधि। देखो, द्वंद्व योग विधि में क्या होता है कि जो स्टेप होते हैं, समूह होते हैं, समूह या स्टेप, ये फिक्स नहीं होते हैं। n + n - 1,
n प्लस n माइनस वन स्टेप होते हैं, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 2n माइनस वन स्टेप होंगे। और 2n माइनस वन स्टेप होंगे वो कैसे पता लगता है वो समझो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए संख्या कोई सी ले सकते हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4, 5, 6, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 7 का स्क्वायर निकालेंगे, सीधे सिर्फ 7 का स्क्वायर ही करना है। भाई 7 के स्क्वायर का मतलब अगर एक अंक की संख्या आई तो आपको सिंपली इसका स्क्वायर करना है 49, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 अंकों की संख्या आई, ठीक है, 2 अंकों की संख्या आई, मान लो 71 का वर्ग निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बताओ अंकों की संख्या कितनी है, 2, 2 में से 1 कम करो कितना है, 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, तो 3 स्टेप आएंगे। 3 स्टेप कैसे आएंगे, पहले 7 लो, फिर 7 गुणा 1 लो और फिर 1 ले लो, ठीक है। जब भी एक संख्या लेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, और जब भी 2 संख्याएं लेंगे तो उसका दुगुना करना पड़ेगा। एक संख्या लेंगे तो स्क्वायर और 2 लेंगे तो दुगुना, याद रहेगा ना। अगर एक संख्या एक अंक ले रहे हैं तो उसका वर्ग, और 2 अंक ले रहे हैं तो उनका दुगुना। अगर मान अब इसको सॉल्व कर लो, एक कितना आएगा तो बताओ, 2 इंटू 7 कितना हुआ, 14 का 4, हासिल में 1, एक बार में एक ही अंक लेते हैं इसमें। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49, और 1 कितना हुआ, तो आंसर आएगा 5041। अगर मान लो 3 अंकों की संख्या ली, जैसे मान लो 713 ले लिया अपन ने, अब बताओ 713 में कितने अंक हैं, 3 का दुगुना कितना हुआ, 6 में से 1 कम करो कितना, 5, 5 स्टेप आएंगे इसमें। भाई n का मान 3 है ना, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 स्टेप। कैसे आएगा देखो समझो, सबसे पहले तो आएगा 7, ठीक है, फिर 7 और 1 आएगा, ठीक है, फिर 7 1 और क्या आएगा, देखो यहाँ ले लेते हैं, 7 आएगा, फिर 7 और 1 आ जाएगा, फिर 7 1 3 आ जाएगा, फिर 1 और 3 आ जाएगा, फिर आखिर में क्या आएगा, 3, ऐसे आएगा। अब देखो जब एक संख्या आएगी तब तो आपको स्क्वायर करना है, जब 2 संख्याएं आएंगी तो दोनों गुणा करके और दुगुना करना है। लेकिन अगर मान लो 3 अंक आ गए तो 3 अंक को कैसे करना है कि बताओ, 7 तो किससे गुणा होगा, 7 को 3 से गुणा किया और साथ में डबल भी कर दिया, और प्लस करके बताओ जो बीच वाला अंक है 1, उसका वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बताओ 13 है, 13 वाले केस में क्या आएगा, 2 गुणा 1 गुणा 3, और आखिरी में क्या आएगा, 3 का वर्ग। इसको हल करना पड़ेगा। द्वंद्व योग विधि है ही बड़ी, तो इसमें इस तरह से यार, अगर मान लो 4 अंकों की संख्या होती तो स्टेप कितने होते हैं, 7, 4 + 3 7, लगेगा भी। तो इसमें जो है देखो, तभी तो अलग अलग विधियां हैं ना भी। जैसे 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, बताओ 3 दूनी, यहां से आया 9, यहां से 6, बताओ 7 × 21 दूनी 42 और 1 43 का, हासिल में 7 दूनी 14 और 4, हासिल में 7 7 49 और 1, तो आंसर आएगा 5,08,369, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो 1 2 3 और 4, 1 12 123 1234, फिर क्या आएगा 234, फिर कितना आएगा, और फिर कितना आएगा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 का 6, हासिल में 1। बताओ 2 अंकों में क्या करते हैं, गुणा करके डबल, 4 तिया 12 दूनी 24 और 1, हासिल में बताओ 3 अंकों में इनको तो गुणा करके डबल करना है और इसका वर्ग जोड़ना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो 1, और 3 का स्क्वायर 16 और 9 25 और 2, हासिल में कितना आएगा। अब बताओ इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है और जोड़ना है। बताओ 4 एकम 4 का डबल, डबल भी तो करना है। बताओ 2 तिया 6 दूनी 12 और 8 कितना हुआ, 20, 20 और 2 कितना हुआ, हासिल में कितना आया। अच्छा इसमें क्या करना है, बताओ 3 एकम 3 दूनी 6 + 4 10, 10 और 2, हासिल में। अच्छा इसमें क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1, और आखिरी में 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 15,22,756। तो इस तरह से द्वंद्व योग विधि काम करती है। तो इसमें स्टेप फिक्स नहीं होते। अगर मैं आपसे बात बोलता हूं कि संख्या में अंक, और इधर लिख देता हूं स्टेप समूह,
तो अगर हम कहें कि संख्या में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक हो, तो अगर संख्या में अंक 1 हुआ तो स्टेप भी क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का दुगुना कितना हुआ? 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, बताओ 4 दूनी 8 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 और 6 दूनी 12 माइनस 1, 11 समूह होंगे। तो इसमें समूह फिक्स नहीं होते हैं ना, ये संख्या के अंकों के ऊपर निर्भर करते हैं। उतार लो। बढ़े आगे। लास्ट विधि है इसमें, संकलन व्यवकलन विधि। इसको कि हम इस संख्या विधि बोलते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसको जोड़ने पर संख्या जो है शून्यांश संख्या बन जाए। जैसे उदाहरण 36 के लिए इस संख्या जो है वो कितनी है? 4, क्योंकि 36 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 36 + 4 कितना होता है? 40। 40 एक शून्यांश संख्या है जो शून्य पे अंत हो रही है।
ठीक है, तो किसी भी संख्या के लिए इस संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसको जोड़ने पर संख्या क्या बन जाए, शून्यांत। अब ये कैसे काम करता है कि संख्या का वर्ग अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या, ठीक है, और प्लस जो है इस संख्या का वर्ग। संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या और प्लस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग। देखो काम कैसे करेगा, जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने 24 ले लिया, 24 का वर्ग निकालना है। अब बताओ 24 के लिए इस संख्या क्या होगी, 6। जो नियरेस्ट पॉसिबल होते हैं ना वो ली जाती है, क्या लेंगे, 4। 6 ले लें तो दोनों से करके देखते हैं, चलो है ना, एक बार 4 भी लेके देखते हैं, एक बार 6 भी लेके देखते हैं। अगर 4 लेके देखते हो तो 24 प्लस 4 इंटू 24 माइनस 4 और प्लस क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। अच्छा 24 प्लस 4 कितना होता है, 28, और 24 माइनस 4 कितना होता है, 20, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना है, 16। बताओ 28 इंटू 20 करो कितना आएगा, 560। अरे 28 इंटू 20 कितना आएगा, 560। 560 प्लस 16 कितना आएगा, 500। सही आंसर आया कि गलत आंसर आया, 24 का स्क्वायर 576 ही होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 6 लेता तो एक बार बताओ, 24 प्लस 6 इंटू 24 माइनस 6 और प्लस किसका आता है, 6 का स्क्वायर। ऐसे ही करते ना, ठीक है। बताइए 24 प्लस 6 कितना आता, 30, और 24 माइनस 6 कितना आता, 18, और 6 का स्क्वायर कितना आता, 36। बताओ 18 दिया और 36 जोड़ते कितना आता, आंसर क्या आया, सेम ही कर सकते हो। तो शून्यांश संख्या कोई से भी ले सकते हो, नियरेस्ट वाली कहते ही हैं कि नियरेस्ट ले लो आप, नियरेस्ट नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। 23 वाले केस में 3 भी ले सकते हो और 7 भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बताओ। उतार लिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो वर्ग निकालने में तो ये 5 विधियां होती है, इस तरह से निकाला जाता है। अब वर्गमूल और घनमूल की बात कर लेते हैं।
इनमें वर्गमूल और घनमूल में कोई विधि नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, वो देख लो। उतार लिया सबने? वर्गमूल या स्क्वायर रूट, इसके लिए क्या करना है आपको, 1 से 10 तक के वर्ग में एक संबंध होता है, ध्यान रखना है। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। अब ध्यान से देखो, 1 किस किस में आ रहा है बताओ, 1 में और 9 में। 4 किस किस में आ रहा है, 2 में और 8 में। 9 किस किस में आ रहा है, 3 में और 7 में। 6 किस किस में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए इकाई अंक अगर 1 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है या तो 1 या 9। अगर 4 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 2 या 8। 9 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 3 या 7। 6 आ जाए तो ध्यान रखना है 4 या 6। और अगर 5 आ जाए तो ध्यान रखना है 5, और 0 आ जाए तो ध्यान रखना है 0। इससे आप वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे? मान लीजिए मुझे एक संख्या का वर्गमूल निकालना है 15,376 या 8,281 या फिर 4,096, या फिर मुझे वर्ग निकालना है कि 9608, इसका वर्ग निकालना है। इन 4 संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं मेरे को। अब मैं क्या करूंगा कि तरीका बोलते हैं सबसे पहले इकाई अंक पहचानो। इकाई अंक इसका क्या है बताओ, 6 किस किस में आता है। इसका वर्गमूल जो भी होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। दूसरा अंक छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। बताओ 153 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। 153 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, किसकी होती है। 12 यहां भी लगा दो और 12 यहां भी लगा दो, सही है। और 12 को इसके अगले नंबर यानी कि 13 से गुणा कर दो। बताओ 12 इंटू 13 कितना होता है। 156 की तुलना में ये संख्या बड़ी है कि छोटी है। छोटी है तो आंसर भी छोटा ही आएगा। आंसर कितना आएगा 124। पहले इकाई अंक पहचान लिया, दहाई अंक छोड़ दिया, बची हुई संख्या के बराबर ये छोटा पूर्ण वर्ग, उसका वर्गमूल, और वर्गमूल को अगले नंबर से गुणा करके तुलना कर ली। अगर ये नंबर छोटा है तो आंसर छोटा आएगा और ये नंबर बड़ा होता है तो आंसर भी बड़ा। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, इसमें इकाई अंक क्या है, 1 किस किस में आता है, 1 और 9 में। दूसरा अंक छोड़ दिया। 82 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है, 81। किसका होता है, और 9 को किससे गुणा करें, 9 दाई कितना होता है 90 से संख्या क्या है छोटी, तो आंसर भी छोटा। अच्छा बताइए यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 8 किस किस में आता है, 8 किस किस में आता है, आता है क्या, आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं है। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये नियम भी है कि कभी भी इकाई अंक जो है वो क्या नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग संख्या का। तो जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता तो पूर्ण वर्ग नहीं, और पूर्ण वर्ग नहीं तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, 6 किस किस में आता है, 4 और 6 में। दूसरा अंक छोड़ दिया। 40 से छोटा पूर्ण वर्ग किसका होता है, 6 यहाँ भी लगा दो, 6 यहाँ, और 6 के किससे गुणा करो, 7 से। 6 सत्ते 42 से छोटी संख्या है तो आंसर भी छोटा। अगर मान लो यहाँ पे 114, 49 होता और फिर मैं वर्गमूल निकालने के लिए बोलता, इकाई अंक क्या आता है, 9 किस किस में आता है, 3 और दूसरा अंक छोड़ दो। 114 छोटा पूर्ण वर्ग 100 ही होता है ना, किसका होता है 10, यहाँ भी लिख दो, और 10 को किससे गुणा कर लो, कितना हो गया 110 से छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है तो आंसर भी बड़ा ही आएगा। एक तो ये तरीका होता है, एक होती है भाग विधि। तो पहले इसको उतार लो फिर भाग विधि बताता हूं आपको।
ताड़िया। हो गया। अब देखो भाग विधि कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ली, इसमें भाग विधि लगाई, वर्गमूल निकाल। सॉरी। तो 15,376। सबसे पहले अपन को दो लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक आएंगे। जोड़ों की संख्या किसके बराबर होगा? अंकों की। यानी कि इसका वर्गमूल करने पे कितने अंक आएंगे? 3 अंक। अगर मैं कहूँ बताओ 13 अंकों की संख्या है, उसका वर्गमूल करने पे कितने अंक प्राप्त होंगे? 13 अंकों की संख्या का वर्गमूल करने पे कितने अंक प्राप्त होंगे? 7। भाई 13 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 6.5 बार। तो जोड़े तो 7 ही बनेंगे ना, एक अधूरा बनेगा तो भी बनेगा। तो टोटल कितने अंक आएंगे? 7। अब सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से पेयर बना के, ये जो पहला पेयर है इसमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिसको गुणा करने पर या तो 1 आए या 1 से कम आए। तो 1 से कम तो नहीं आ सकता, 1 आ सकता है। 1 का भाग एक बार दिया, 1 आ गया, घटाने पर 0 आ गया। जिसका हम भाग देते हैं उसी को जोड़ भी देते हैं। यहाँ पे 1 और 1 कितना हुआ? ऊपर से हासिल उतारा, हासिल उतारते हैं तो पूरा जोड़ा आता है एक साथ। अब 2 के आगे हम एक अंक लगाएंगे, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई अंक लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है जो भी अंक लगाओगे उसका पहाड़ा उतनी बार ही बोलना पड़ेगा। तो अगर 1 लगाते हो तो 21 का पहाड़ा 1 बार, 2 लगाते हो तो 22 का पहाड़ा 2 बार, 3 लगाते हो तो 23 का पहाड़ा 3 बार। क्या लगाऊं बताओ? 2। तो 2 लगाते 22 हो गया और 22 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे। 22 दूनी 44। घटाने में कितना आया? 9। चूंकि 2 लगाया तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 22 और 2 कितना हुआ? 24। ऊपर से हासिल उतारा कितना आया? 76। अब 24 के आगे कोई एक अंक लगाना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या लगाएं? 4। क्योंकि अगर 4 लगा देंगे तो 244 का पहाड़ा 4 बार बोलना पड़ेगा, और ये होता है 976। घटाने पर कितना आ गया? 0। हो गया। बताओ इसका वर्गमूल क्या आया? ये आपका आंसर। तो ये होती है भाग विधि। हालांकि हमें ये नहीं पूछेगा कि भाई भाग विधि से निकालो या कैसे निकालो, आपको तो पूछेगा वर्गमूल निकालो, इसका क्या आएगा। तो वर्गमूल मैंने बता दिया कैसे निकालना है आपको। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इसी तरह से एक होता है घन। तो घन में तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वैसे तो 3 विधियां होती है, लेकिन कुछ पूछा नहीं इसमें आज तक। जितने भी सवाल आज तक 2-5 पूछे गए हैं वो सब वर्ग में से पूछे गए हैं। तो आप घन में तो एक काम कर लेना, 20 तक के वर्ग याद कर लेना। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 308 का क्यूब, 507 का क्यूब। अरे 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब 11 का 1331। एक बार इसको उतारना।
हाँ भाई, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 14 का क्यूब कितना होता है? 2744। 15 का क्यूब कितना होता है? 3375। 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का क्यूब होता है 4913। 18 का क्यूब होता है 5832। 19 का क्यूब होता है 6859। 20 का क्यूब होता है 8000। और 21 का क्यूब होता है 9261। ये याद रखने अपन को। बढ़े आगे। अब देखो इसी से घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल के लिए आप ध्यान से देखो, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 9 का क्यूब 729। और आखिरी में 10 का क्यूब 1000। अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर इन 4 अंकों को छोड़ दिया जाए, 2 3 7 8 को, तो सब में इकाई अंक समान है। बताओ, 0 1 4 5 6 और 9, इनमें इकाई अंक जो होता है वो समान रहता है। और 2 में कितना आता है? 8। और 8 में कितना आता है? 3 2। देखो, 2 में 8 आ रहा है, 8 में 2 आ रहा है। इस प्रकार 3 में कितना आता है? 7। और 7 में कितना आता है? 3। इसके आधार पे अपन घनमूल निकालते हैं। ठीक है, इसको उतारो फिर देखते हैं आगे। हाँ, क्लास में पता। ठीक है, क्या मैसेज है? अच्छा अच्छा, तो विकास से तो मैं डालता हूँ। कोई ना मेरे को भेजो, मैं डालता हूँ। अब देखो इससे घनमूल कैसे निकालते हैं। 4 5 संख्याएं ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। मान लो एक मैंने ये उदाहरण ले लिया, 32,768। इसका घनमूल निकालना है। एक मैंने ले लिया 1,17,649। इसका घनमूल निकालना है। एक मैंने ले लिया 5,92,704। इसका घनमूल निकालना है। और एक ले लिया मैंने, मान लीजिए
3,07,63 इसका घनमूल निकालना है। अब इन्हीं सभी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए पहले इकाई अंक देखो। इकाई अंक देखो तो इस पहली वाली संख्या में इकाई अंक क्या है? 8। बताओ 8 में क्या आता है? 8 में 2 आ गया। दूसरा अंक छोड़ दो, 327 दूसरा अंक नहीं, इसमें घनमूल में 2 अंक छोड़े जाते हैं, वर्गमूल में 1 अंक छोड़ा जाता है, घनमूल में 2। अब बताओ बचा कितना? 32 के बराबर या छोटा कंप्लीट क्यूब। पूर्ण घन कितना होता है? 25 तो होता ही नहीं है, 27 किसका होता है? तो हमने क्या किया, 27 लिया और 27 का कितना ले लिया? 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32। और कुछ नहीं करना इसमें। इकाई अंक से इकाई अंक पहचान लिया, 2 अंक छोड़ दिए, बाकी बची हुई संख्या से छोटा पूर्ण घन और उसका घनमूल ले लिया। बताओ यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 9 में क्या आता है बताओ? 9 में 9 ही आता है, समान ही रहता है। 2 अंक छोड़ दिए। बताओ 117 से छोटा पूर्ण घन क्या होता है? अरे कितना होता है? 64। क्योंकि 64 के बाद 125 आता है सीधा। 64 किसका होता है? 4 का। ये आपका आंसर। बताइए 4 में किस में आता है? 4 में। कितने अंक छोड़ दिए? बताओ 592 से छोटा पूर्ण घन 500 किसका होता है? 8 का। तो 8 लगा दो, ये आपका आंसर। बताओ यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 3। 3 किस में आता है? अरे 3 में क्या आता है? 7। 7 में 3, 3 में 7, 2 में 8, 8 में 2। उसके बाद 2 अंक छोड़ दियो। 300 से छोटा पूर्ण घन क्या होता है? 200 किसका होता है? इसके बाद सीधा 343 आता है, बड़ा हो जाता है। तो 216 किसका होता है? 6 का। तो ये आपका आंसर। तो इस तरह से घनमूल निकालते हैं। ठीक है, बहुत है आज के लिए।